अमेरिका में बेरोजगारी में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली। नवंबर के दौरान अमेरिका की जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें बेरोजगारों का जो दर था वो 4.6% दर्ज की गई, जो 50 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर है। अमेरिका में सिर्फ 64,000 नए रोजगार दिए गए। अक्टूबर में के दौरान ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर का था। सर, एकदम इतनी बेरोजगारी कैसे फट गई? एक तो ये आंकड़े देर से आए शुभम, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन चल रहा था, तो दूसरा शटडाउन का असर भी इन आंकड़ों में शामिल है। लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा 4.6% की बेरोजगारी दर 2021 के बाद सबसे ज्यादा, यानी कोविड के दौर के बाद की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। इसमें निश्चित तौर पर शटडाउन के दौरान जो लोगों को, कंपनियों को, कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को की छटनी की गई थी, उन्हें काम से बाहर किया गया था, वो इसमें शामिल दिखाई दे रहा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह फ्लैट है, कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी जो गैर एग्रीकल्चर जॉब्स हैं अमेरिका में वो उसी स्तर पर बने हुए हैं। और जो एनुअल जॉब ग्रोथ है वो 1% से नीचे आ गई है, जो कि 2023 में 2% के आसपास थी। वेज ग्रोथ भी 3 से 3.5% के आसपास है। रियल अर्निंग में ये फ्लैट है। तो ये पूरी तस्वीर अमेरिका के जॉब मार्केट में लगातार बढ़ती चुनौती और संकटों को बताती है। इसका को बाजार ने कैसे समझा, इसको करेंसी बाजार ने, स्टॉक मार्केट ने कैसे समझा, वो ये समझना ज़्यादा दिलचस्प है। जैसे ही ये जॉब डेटा आया उसके बाद डॉलर में नरमी आई, डॉलर इंडेक्स नीचे गया। संकेत ये था कि शायद फेडरल रिजर्व आने वाले दिनों में एक कटौती और करेगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ताजी कटौती में महंगाई से ज़्यादा बेरोजगारी को प्रमुख स्थान दिया है। और जीरोम पावेल कहते भी रहे हैं कि अमेरिका के बाजारों में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए ब्याज दरें सस्ती करके सस्ती पूंजी देने की ज़रूरत है। तो इसका जो असर हुआ ये कि डॉलर में हमें गिरावट दिखाई दी। दूसरी चीज़ ये कि जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है ये ऐसा संकेत दे रहा है कि अमेरिका में एक लेट साइकिल स्लो डाउन शुरू हो सकता है, जो धीमे धीमे जो अगले 12 से 18 महीनों में और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो स्लो डाउन, जॉब की कमी के कारण। क्योंकि इसके बाद जब जॉब्स कम होंगे तो कंजम्पशन कम होगा और धीमे धीमे कंजम्पशन ड्रैग में जाएगा। और ये दोनों चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि फेडरल रिजर्व को आने वाले दिनों में ब्याज दरों में एक कटौती और करनी पड़ सकती है। हालांकि फेडरल रिजर्व ने एक ही कटौती का संकेत दिया था, लेकिन जॉब का डेटा अगर और ज़्यादा खराब आता है तो ये कटौती एक से ज़्यादा हो सकती है। 2026 में वेतन बढ़ोतरी को लेकर हुए एक सर्वे के मुताबिक अगले साल औसत वेतन में बढ़ोतरी 9% रह सकती है। वेतन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर में होने का अनुमान है। हालांकि ये बढ़ोतरी 2025 जैसी ही होगी। 2025 में भी औसत वेतन की जो बढ़ोतरी थी वो 9% रही थी। सर, 9% का औसत वेतन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, कैसा मान रहे हैं आप? अर्थव्यवस्था में जो वापसी है, जो नंबर आए हैं, तालमेल खा रहे हैं इससे? जो संकेत इस सर्वे से निकल कर आए, उनका जो एनुअल सैलरी इंक्रीज और टर्नओवर सर्वे आता है, जो हमें बताता है कि कंपनियां आने वाले साल में कितनी बढ़ोतरी करना चाहती हैं, वो पिछले साल के बराबर, यानी अतिरिक्त रूप से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। हालांकि अगर आप महंगाई के जो सरकारी आंकड़े को देखें तो महंगाई इस साल कम रही है। वास्तविक रूप से जमीन पर महंगाई ज़्यादा है और सरकारी आंकड़ों और वास्तविक महंगाई में हमेशा फ़र्क रहता है। लेकिन ये सर्वे ये बता रहा है कि 2010 के बाद, केवल 2020 को छोड़ दिया जाए तो 2010 के बाद 2025 तक ये अभी तक की सबसे कम इंक्रीज में है, सैलरी इंक्रीज में शामिल है। यानी दहाई के अंकों में भी नहीं है, 10% भी नहीं, 9% है। 2020 में हमने थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी थी। तो अब जो सेक्टर है जहाँ से हमको दिखता है कि शायद ज़्यादा सैलरी इंक्रीज होगी, उसमें रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनबीएफसीज हैं। वो शायद 10 से 11% तक का वेतन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो इस सर्वे का संकेत है। इसके बाद ऑटो इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, रिटेल और लाइफ साइंसेज कंपनियां हैं जो 9 से 10% के आसपास वेतन बढ़ाएंगी। टेक्नोलॉजी और आईटी और कंसल्टिंग कंपनियां जो पहले ज़्यादा वेतन बढ़ाती थी, तरह तरह के दबावों के कारण उनके नतीजे, उनके रिस्पॉन्सेज सर्वे में आए हैं कि वो कंजर्वेटिव रहेंगी और वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगी।